नमस्कार, अभय न्यूज के शुक्रवार 9 अक्टूबर की शाम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। शनिवार 10 अक्टूबर 2020 को अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। ख्यात फिल्म अभिनेत्री रेखा का भी जन्मदिन है। 10 अक्टूबर 2011 को पद्म भूषण गजल गायक जगजीत सिंह का मुंबई में निधन हुआ था। आइए अब आपको ले चलते हैं उज्जैन शहर की खास खबरों की ओर। अभय न्यूज के बुलेटिन स्टाइल की डायमंड सेट ज्वेलरी ब्यूटी पार्लर पर आपको मिलेंगी प्रोफेशनल आर्टिस्ट द्वारा फेशियल, ब्राइडल मेकअप, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्किन ट्रीटमेंट, नेल आर्ट और टैटू आर्ट जैसी सेवाएं। ब्राइडल सेट रेंट पर भी उपलब्ध है। सब कुछ है यहाँ एक ही छत के नीचे। हमारा पता है 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। दोस्तों, अभय न्यूज को अपना वादा याद है। हमारे लिए हर दर्शक खास है। बुलेटिन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करने वाले तमाम दर्शक हमारा अपना परिवार है और अपने परिवार के सदस्यों को सम्मानित करने की हमारी परंपरा भी कायम है। शुक्रवार को अभय न्यूज़ की टीम अशोकनगर में रहने वाले श्री दिनेश सिंह चंद्रावत के निवास पर पहुंची। श्री चंद्रावत को हमने सरप्राइज़ गिफ्ट भेंट कर सम्मानित किया। दोस्तों, अभय न्यूज़ का बुलेटिन शेयर करते रहें। हम आपके दरवाजे पर भी एक दिन ठीक इसी तरह से दस्तक देंगे। दिनेश जी नमस्कार। हम लोग अभय न्यूज़ से आए हैं। आज आप हमारी जो टॉप फैंस की लिस्ट है उसमें चयनित हुए हैं। आप लगातार हमारे न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, उसको लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, इसलिए आज हमारी टीम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिनेश जी, आप अभय न्यूज़ को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, न्यूज़ के बारे में बताएं कैसा लगता है और दर्शकों के लिए कोई मैसेज दें। सर, उज्जैन में सबसे टॉप पे अभी तो अभय न्यूज़ सबसे नंबर 1 पे है सर। क्या मैं इसको शेयर भी करता हूँ, लाइक भी करता हूँ सर, और जनता से भी अपील करता हूँ कि अभय न्यूज़ को देखे, शेयर करे, लाइक करे। और सच्ची खबर बताता है अभय न्यूज़ सर, और उज्जैन का सबसे टॉप चैनल है सर ये। नमस्कार। आज हम आए थे दिनेश चंद्रावत जी के यहाँ, जो एक ऑटो संचालक है, उनकी 2 बड़ी प्यारी सी सुपुत्रियाँ हैं, और आज हमारी टॉप फैन की लिस्ट में वो थे और उन्हें हमारी पूरी टीम द्वारा एक गिफ्ट दिया गया। मेरा बाकी दर्शकों से भी अनुरोध है कि हमारी न्यूज़ को लाइक, कमेंट्स करें, शेयर करें। काफ़ी पसंद करते हैं आप लोग, तो हम लोग हमारी पूरी टीम के साथ आपके दरवाजे पे भी जल्द आ रहे हैं। दिन की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है नीलगंगा थाने की हिरासत में एक युवक की बेरहमी से पिटाई और इसके बाद इस युवक की मौत के मामले से। इस युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने थाने के लॉकअप में बंद एक अनजान शख्स को बिना पुलिसकर्मियों से पूछे पानी की बोतल उठाकर दे दी थी। आइए सिलसिलेवार रूप से पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। नीलगंगा थाना क्षेत्र के गांव मुंडला सुलेमान में रहने वाले गोविंद प्रजापति के खिलाफ बिजली चोरी के एक मामले में वारंट था। गोविंद को नीलगंगा पुलिस ने हिरासत में लिया तो थाने पर उसकी जमानत देने उसका बेटा सुभाष अपने एक साथी राहुल पिता विनोद सिंह उम्र 32 साल के साथ पहुंचा। थाने में जमानत की प्रक्रिया चल ही रही थी। इसी बीच लॉकअप में बंद एक आरोपी ने पानी मांग लिया और राहुल ने उसे पानी की बोतल पकड़ा दी। इसके बाद थाने में मौजूद एक एएसआई और एक आरक्षक ने राहुल सिंह पर खूब गुस्सा किया। कोई कसूर नहीं होने के बावजूद उसे बेरहमी से पीटा गया और इसके बाद उसे थाने के लॉकअप में बंद भी कर दिया गया। राहुल के खिलाफ न तो किसी तरह की शिकायत थी, न ही उसके खिलाफ कोई केस था। वह तो अपने परिचित के ज़मानत के लिए थाने पहुंचा था। बेदर्दी से पिटाई के बाद राहुल, गोविंद प्रजापति और सुभाष को थाने से जाने दिया गया। तीनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस गांव जाने के लिए निकले। रास्ते में इनमें से 2 लोगों ने शराब पी। इसके बाद राहुल की एकाएक तबीयत बिगड़ी तो उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पहुँचे तब पता चला राहुल की मौत हो चुकी थी। जैसे ही यह खबर मुंडला सुलेमान गांव में पहुंची, राहुल के गांव वाले और रिश्तेदार थाने पर जमा हो गए। सुबह जब उसके शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा था तब भी राहुल के रिश्तेदारों ने पुलिस पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। अमूमन किसी लाश के फोटोग्राफ्स या वीडियो फुटेज दिखाने से हम बचते हैं, लेकिन राहुल की लाश के कुछ फोटोग्राफ्स आपको ज़रूर देखने चाहिए।
फोटोग्राफ्स में साफ तौर पर राहुल के शरीर पर पिटाई के कई सारे निशान भी दिखाई दे रहे हैं। राहुल के परिजनों ने डॉक्टर्स की पैनल के जरिए उसके शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की। परिजनों की इस मांग को मानकर सीएसपी डॉक्टर रजनीश कश्यप ने पैनल से पोस्टमार्टम कराने की व्यवस्था भी करा दी। राहुल के रिश्तेदारों का कहना है कि गुरुवार को उसका उपवास था, उसने शराब नहीं पी थी। सीएसपी तो थाने में किसी तरह की मारपीट होने से ही साफ मना कर रहे हैं। घटनाक्रम ये है कि कल एक वारंटी इलेक्ट्रिक बिल का पुराना स्थायी वारंटी अभियान चला, उसके तहत उसको थाना लाया गया था नीलगंगा, और उसके कुछ साथी आए थे उसके साथ, और जिसमें उसका मोबाइल छूट गया था। मोबाइल लेने के लिए आए थे, तो मोबाइल लेने के बाद वो लोग साथी को लेकर अपने साथ चले गए तीनों लोग, और जाके उन लोगों ने फिर एक, जो पता चला है जांच में अभी तक आया है कि उन लोगों ने एक देसी कलाली में दारू ली, दारू पीने के बाद वो लोग गोंदिया फंटा के पास एक यात्री प्रतीक्षाला है, वहाँ जाके वो लोग बैठ गए, चर्चा की। इसके बाद उसके जो साथी जिसकी मृतक है, तो मृतक को सीने में दर्द हुआ और उल्टी हुई, तो उन लोगों ने उसको देखा। इसके बाद उसको अटैक से वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब थाना चिंतामण को सूचना मिली, तो चिंतामण थाना ने उसको सीएस हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद परिजनों का आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ थाना नीलगंगा में मारपीट हुई या कुछ हुआ है। तो इसी संदर्भ में मैं भी रात में आया और उनके परिजनों को यहाँ ला के और उनके परिजनों को उसकी डेड बॉडी दिखाई रात को ही। रात को उन लोगों ने उसकी पूरी डेड बॉडी बिना कपड़ों के देखी। वो भी संतुष्ट थे कि कहीं कोई चोट के निशान नहीं है। उनके द्वारा बोला गया कि जो पीएम है तो उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, डॉक्टर पैनल से कराया जाए, तो वो भी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। अभी आपके सामने पीएम चल रहा है। बाकी उनके जो आरोप हैं तो उसकी जांच की जाएगी। बोला गया है कि आपको जिसके भी विरुद्ध जो भी शिकायत है आप लिखित में शिकायत करें या बताएं कि कोई, यदि आप किसी जानते हैं पुलिसकर्मी को जिसने मारपीट की या उसमें कौन था, उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। थाना नीलगंगा में पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी। घटनाक्रम क्या है, कौन सही है कौन गलत, और जैसे जो आएगा तो उस हिसाब से निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। शटल दी पानी की बॉटल के नहीं पूरी लॉकअप खोली ने, पूरा वो चेकअप कराना हमको। हाँ, बाहर मेरे को बाहर भगा दिया, वो शटर आगे की शटर बंद करके, चलो भगो यहाँ से, दूसरे भी थे वो। फिर उसके कपड़े निकाले ने, हाथ करके इसको मेरे सामने ही मैं देख लिया और मार रहे उसको। और फिर मैं घबराया वहाँ से, मैं यार बेचारा मेरे साथ में आया, अब मेरे कहने से कोई छोड़ेंगे नहीं है। तो फिर मैंने हमारे परिचित को, बंटी भैया को फ़ोन लगाया। बंटी भैया वो आए वहाँ पे, थोड़ी देर लगी टाइम उसको, फिर वो आए ने, उनने फिर कुछ बातचीत करके फिर उनने छुड़वाया वहाँ पे। नीलगंगा थाने के प्रभारी देवेंद्र यादव थाने में राहुल के साथ किसी तरह की मारपीट से साफ इनकार कर रहे हैं। उनका पक्ष है कि थाने में किसी भी आरोपी के साथ मारपीट होती ही नहीं है। लॉकअप में बंद आरोपी को पानी की बोतल अथवा बीड़ी का बंडल देने पर पुलिसकर्मियों ने राहुल को केवल समझाइश दी थी। दोस्तों, उज्जैन पुलिस की वर्तमान कार्यप्रणाली को समझने के लिए आपको पिछले 2 घटनाक्रम जरूर ध्यान में लाने चाहिए। आपको याद होगा, नानाखेड़ा थाने के एक एसआई और 3 जवानों को एक महिला के माध्यम से नयापुरा के व्यापारी को लूटने के मामले में लाइन अटैच किया गया था। चारों ही पुलिसकर्मी फिर से अपनी पुरानी पोस्टिंग पा चुके हैं। चिमनगंज थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी अय्याशी के अड्डे पर पकड़ा गया था, लेकिन वह भी प्रकरण से साफ बच निकला। अब हिरासत में हत्या का आरोप। जब भी कोई शख्स कहीं प्रताड़ित होता है या परेशान होता है तो उसके पास शुरुआती 2 ही दरवाजे होते हैं, एक मंदिर का दरवाज़ा, दूसरा थाने का। थाने को मंदिर के बराबर दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ अब जो हालात हैं वे इस जगह की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। हो सकता है इस मामले की जांच के दौरान आपको पता चले कि नीलगंगा थाने के सीसीटीवी कैमरे ही बंद हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट भी गोलमाल हो सकती है। बहरहाल उपचुनाव से ठीक पहले यह मुद्दा उज्जैन पुलिस ही नहीं, राज्य सरकार के भी गले पड़ सकता है। शुक्रवार को ही कांग्रेस नेताओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ तक इस घटनाक्रम की जानकारी भेजी। विधायक महेश परमार और रामलाल मालवीय भी संभवतः शनिवार को मुंडला सुलेमान गांव जा सकते हैं। कुल मिलाकर यदि इस प्रकरण में कार्रवाई के दौरान किसी तरह की लिपापोती की कोशिश हुई तो निश्चित ही विपक्ष इसे राज्य सरकार की विफलता के रूप में पेश करेगा। इसका जो कृत्य है ये आपराधिक मानववध धारा 304 की श्रेणी का अपराध है, जिसमें उन्होंने गैर इरादतन हत्या की है। और मैं समझता हूं कि इसके लिए बहुत सख्त जांच की जानी चाहिए, शासन प्रशासन न्यायालय को मिलकर। और मैं तो कहता हूं कि इसमें न्यायालय को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के द्वारा जांच की जानी चाहिए, क्योंकि मजिस्ट्रियल जांच से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इनके रिसेंट बॉस होते हैं, वो इनके फेवर में जांच करते हैं। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो 3 क्लॉज बने हुए रहते हैं कि होमोसाइडल, सुसाइडल, एक्सीडेंटल, तो वहाँ पर भी ये गोलमाल करके हेरफेर कर देते हैं। सारी चीज़ें इनके हिसाब से बना लेते हैं कि अगर पीड़ित पक्ष को, मृतक को
सही मायने में न्याय देने की इच्छा है तो हमारे यहाँ पर शहर के 2 वकील, 2 पत्रकार और समाज सेवी संस्था के कोई भी 2 सदस्य जो कि समाज के हित करना चाहते हैं, उनके साथ में, उनकी मॉनिटरिंग में न्यायालय के द्वारा जांच की जानी चाहिए, जिसमें मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, पुलिस वाले भी हो सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन इनकी निगरानी में जांच होनी चाहिए। तब जाके किसी पीड़ित को न्याय मिलेगा और तब जाके पुलिस के विरुद्ध इस अपराध के किया जाना साबित होगा और उसके बाद उनको 10 साल की सजा का प्रावधान वाले धारा 304 में प्रकरण पंजीबद्ध होगा। टीवी फुटेज थाने में होती है और उसका जो इनका जो कंट्रोल रूम में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, वो पूरे इमेजेस देखी जाती हैं। लेकिन जब भी हम 97 सर्च की एप्लीकेशन में आते हैं, जब आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति को उठा के ले आते हैं, 8-8 दिन थाने में बंद रखते हैं, बंद होने के बाद में फरियादी से साठगांठ करके उसके खिलाफ FIR लिखते हैं और उसे गिरफ्तार करके, जब भी हम 97 मंगाते हैं तब भी इनकी CCTV फुटेज खराब होती है। लेकिन जब बाद में किसी अदर केस में हम बुलवाते हैं या जब ये पेश करते हैं, तब ये बताते हैं साहब ये थाने पे आए थे, इन्होंने धमकी दी, उस समय CCTV फुटेज चालू हो जाती है। तो CCTV फुटेज बिल्कुल चालू थी और चालू ही होगी। ये पुलिस सिर्फ अपने अपराधों को छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल एप्लीकेशन पर प्री बुकिंग नहीं करा पाने वाले श्रद्धालुओं से 100 रुपये दान लेकर दर्शन की परमिशन जारी करने वाली व्यवस्था छठे दिन ही वापस ले ली गई है। रविवार से ही महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने यह व्यवस्था लागू की थी। समिति के फैसले का विरोध हुआ, महाकालेश्वर मंदिर के बाहर धरना भी दिया गया। राजनीतिक रूप से प्रशासन पर दबाव भी बनाया गया। कुछ सांसद अनिल फिरोजिया और पूर्व मंत्री व विधायक पारस जैन भी इस फैसले से असहमत थे। इस वजह से कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार शाम महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक एक बार फिर से बुलाई और 100 रुपये दान लेकर दर्शन की अनुमति जारी करने वाला निर्णय वापस ले लिया। अब महाकालेश्वर मंदिर में केवल प्री बुकिंग कराने वाले दर्शनार्थियों को ही दर्शन की अनुमति जारी होगी। बिना सोचे समझे हुए इस विरोध के बाद दबाव में लिए गए इस निर्णय से दर्शनार्थियों को उल्टे नुकसान ही हुआ है। इस नुकसान पर तो किसी ने गौर ही नहीं किया। कुछ लोग इसे बाहरी दर्शनार्थियों के लिए राहत के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन फैसले के दूसरे पहलू पर भी गौर करने की ज़रूरत है। जो बाहरी दर्शनार्थी अब उज्जैन आएगा और मोबाइल ऐप पर प्री बुकिंग नहीं करा सकेगा, उसे दर्शन के लिए या तो एक दिन अतिरिक्त यहाँ रुकना पड़ेगा या फिर 250 रुपये वाली रसीद, VIP दर्शन की रसीद लेकर दर्शन करना पड़ेंगे। दोनों ही स्थितियों में नुकसान दर्शनार्थियों का ही होगा। जो रास्ता 100 रुपये दान से निकल सकता था, उसके लिए अब 250 रुपये देने पड़ेंगे। हकीकत में मंदिर प्रबंध समिति को बीच का ऐसा कोई रास्ता तलाश करना था जिससे दर्शनार्थियों को दर्शन भी सुलभ हो जाते, कोविड गाइडलाइन का पालन भी हो जाता और मंदिर प्रबंध समिति पर दुकानदारी करने का आरोप भी नहीं लगता। प्री बुकिंग नहीं करा पाने वाले दर्शनार्थियों का मंदिर के काउंटर पर मुफ्त रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें सेम डे दर्शन करने के लिए एक निर्धारित टाइम स्लॉट जारी करने का रास्ता भी अपनाया जा सकता था। इस टाइम स्लॉट के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की लिमिट तय की जा सकती थी। इससे कोविड गाइडलाइन का पालन भी हो जाता और प्री बुकिंग नहीं करा पाने वाले दर्शनार्थियों को दर्शन भी सुलभ हो जाते। नानाखेड़ा थाने के नज़दीक गांधीनगर में रहने वाली एक महिला पर देवास के एक युवक ने चाकू से वार कर दिया है। जख्मी महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। उधारी के रुपयों को लेकर विवाद में यह हमला किया गया है। घायल महिला का नाम पूजा पति प्रेम, उम्र 40 साल है। पूजा इंदौर रोड पर देशमुख अस्पताल के पीछे बनी गांधीनगर बस्ती में रहती है। उसने कुछ वक्त पहले देवास में रहने वाले मनीष पिता नारायण से 25,000 रुपये उधार लिए थे। उधारी के यही रुपए वसूलने के लिए मनीष शुक्रवार सुबह उज्जैन में आया और पूजा के घर पहुंचा। यहाँ दोनों के बीच आपसी कहासुनी हुई और इसके बाद मनीष ने पूजा के गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से वार कर दिया। हमलावर मनीष ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो आसपास रहने वाले लोगों ने उसे दबोच लिया और जमकर धुन डाला। घटना की सूचना मिलने के बाद CSP भी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने भीड़ से मनीष को छुड़ाकर उसे हिरासत में लिया और घायल महिला को अस्पताल भिजवाया। उज्जैन शहर का पहला क्लब डिस्क बार उज्जैन शहर में आधुनिक जीवन शैली का नया पता। कॉकटेल, मॉकटेल, अलग अलग स्पेशल शेफ द्वारा तैयार वेज और नॉन वेज, प्योर हाइजेनिक माहौल, किटी पार्टी, हाई टी पार्टी, बर्थडे पार्टी का शानदार अरेंजमेंट, लाइव बैंड, अनप्लग म्यूजिक, डांस का मजा लीजिए। तंदूरी स्नैक्स की बाहर है यहाँ।
Jovan. क्यों जाए इंदौर, क्यों जाए भोपाल, दुनिया की दूर के साथ कदम बढ़ाएं। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक स्वागत है आपका। आइए क्लब 95 कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। 13 से 14 दिन की माथापच्ची के बाद आखिरकार शुक्रवार से कृषि उपज मंडी में कारोबार की शुरुआत हो ही गई है। हम्मालों और व्यापारियों के बीच 5% हम्माली राशि बढ़ाने पर सहमति के बाद मंडी में शुक्रवार सुबह से विधिवत कारोबार आरंभ हुआ। लंबी हड़ताल के बाद मंडी में लगभग 10,000 बोरी सोयाबीन और 1,500 बोरी गेहूं की आवक हुई। सोयाबीन की नीलामी 3200 से 4200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रही, जबकि गेहूं 1600 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बिका। ये तो हुई मंडी की बात। आइए अब आपको कृषि उपज मंडी के बाहर के भी कुछ दृश्य दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे कि मंडी से बाहर कारोबार करने वाले एक व्यापारी ने तो मुख्य सड़क पर ही अपना धंधा जमा लिया है। सैकड़ों हज़ारों लोगों को आवागमन में दिक्कत हुई, इससे इस व्यापारी को कोई सरोकार नहीं है। अब तो नए कृषि सुधार कानून में सरकार ने मंडी से बाहर कारोबार करने वाले व्यापारियों को मंडी अधिनियम की बाध्यताओं और मंडी टैक्स से भी मुक्त कर दिया है। यानी आपको हर रोज़ सड़कों पर ऐसी बाधाओं से दो चार होना पड़ सकता है। हाँ, नगर निगम या यातायात पुलिस चाहे तो ऐसे गैर जिम्मेदार व्यापारियों को सबक सिखा सकते हैं, लेकिन साहब ऐसा होता कहाँ है। महाकाल थाने की टीम ने गुरुवार रात बेगमबाग में उर्दू स्कूल के पास एक मकान में चल रहे सट्टे के कारोबार को पकड़ा है। पुलिस की टीम पिछले एक सप्ताह से इस मकान पर नज़र रखे हुए थी। रात करीब 9 बजे आसपास के मकानों पर चढ़कर पुलिसकर्मी तीसरी मंजिल तक पहुंचे और यहां एकाएक छापा मारा। मकान के एक कमरे में 2 लोग IPL का सट्टा करते हुए मिले। गिरफ्तार आरोपियों के नाम ईशान पिता उस्मान खान और भूरा उर्फ भूरू पिता अब्दुल रशीद खान निवासी कोट मोहल्ला है। पुलिस की टीम ने मौके से LED टेलीविज़न, 8 मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर और लाखों रुपए के सट्टे के हिसाब वाले रजिस्टर जब्त किए हैं। अभी हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें ईशान पिता उस्मान खान और भूरा पिता रशीद खान, दोनों ही कोट मोहल्ले के रहने वाले हैं। विगत दिनों सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि IPL जब से चालू हुआ है तब से कुछ लोग जगहों में बदल करके सट्टा कर रहे थे। हमको आज उसमें अपने फोर्स को वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और उनके निर्देशानुसार लगाया था। आज पुख्ता सूचना मिली थी कि भूरा अपने घर पर तीसरी मंजिल पर बैठ करके कमरे में ये क्रिकेट IPL का सट्टा ले रहा है। सूचना पर फोर्स के साथ में, इसमें CSP साहब ने नेतृत्व किया फोर्स का, और हम लोग सभी गए और घेराबंदी करके पास के मकानों में चढ़ करके वहाँ पहुँचे और पाया कि ये अपने 2 मोबाइल, 2 TV सेट और 7 मोबाइल के साथ में लगातार सट्टा ले रहा था, जिसमें उसके रजिस्टर और लिखा पढ़ी लाखों की जो है वो हमने पकड़ी। अनुमान कितने का अभी प्रारंभिक तौर पे 5 लाख के आसपास तो है ही है। उसके अलावा हो सकता है ज़्यादा, देखेंगे उसको, विश्लेषण करेंगे उसका तो पता चलेगा कितने का है। पश्चिम रेलवे ने रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली 7 और स्पेशल ट्रेन के परिचालन को मंजूरी दे दी है। नए फैसले के मुताबिक इंदौर से मुंबई सेंट्रल अवंतिका एक्सप्रेस प्रतिदिन, डॉक्टर अंबेडकर नगर कामाख्या स्पेशल एक्सप्रेस साप्ताहिक, भावनगर आसनसोल सुपरफास्ट साप्ताहिक, वलसाड़ पुरी सुपरफास्ट साप्ताहिक, वलसाड़ हरिद्वार सुपरफास्ट साप्ताहिक, बांद्रा रामनगर सुपरफास्ट साप्ताहिक और बांद्रा लखनऊ सुपरफास्ट साप्ताहिक गाड़ियों के परिचालन को मंजूरी दी है। इनमें से वलसाड़ पुरी साप्ताहिक स्पेशल, डॉक्टर अंबेडकर नगर कामाख्या साप्ताहिक स्पेशल और इंदौर मुंबई अवंतिका स्पेशल प्रतिदिन चलने वाली गाड़ियां हमारे उज्जैन रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी। ये सभी गाड़ियां स्पेशल कैटेगरी की हैं, लिहाजा इनमें आप बिना रिजर्वेशन कराए यात्रा नहीं कर सकेंगे। निजातपुरा स्थित श्री कृष्ण कुंज में आयोजित भागवत कथा के दूसरे दिन पंडित गोविंद महाराज ने श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कराया। भगवताचार्य पंडित गोविंद महाराज ने कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप दर्शन प्रसंग पर भक्तों को भगवान की महिमा गाथा से अवगत कराया। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर कथा का आयोजन समाजसेवी घनश्याम शर्मा द्वारा कराया जा रहा है। श्री कृष्ण कुंज में 14 अक्टूबर तक प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक कृष्ण कुंज में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होगा।
खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश। केवल 5,51,000 रुपए में प्लॉट्स और 7,75,000 रुपए में मकान उपलब्ध है। यहाँ रहवासी क्षेत्र के बीच स्थित कॉलोनी, पता है ज्ञान सागर स्कूल के पास, देवास रोड, उज्जैन। उच्च शिक्षा विभाग ने माधव कॉलेज में भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी विषय में मास्टर डिग्री, बीएससी ऑनर्स भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र सहित बीएससी मत्स्य विज्ञान की कक्षाओं को संचालित करने की सशर्त अनुमति जारी कर दी है। भोपाल स्टेट साइबर सेल ने धोखाधड़ी के एक मामले में पसारी कंपाउंड आगर रोड पर रहने वाले अंशुल कुमायूं और उसके चाचा अनिल कुमायूं को हिरासत में लिया है। दोनों ने भोपाल के एक व्यक्ति के साथ साइबर ठगी की थी। चिमनगंज मंडी क्षेत्र में रहने वाले कृष्णपाल पिता मोहन राठौर उम्र 19 साल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। शैलेंद्र को दुर्घटना के बाद एक निजी अस्पताल में उपचार दिया जा रहा था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उज्जैन विंग के चुनाव में डॉक्टर कात्यायन मिश्र को एक बार फिर से अध्यक्ष चुना गया है। इस संस्था में डॉक्टर तपन शर्मा सचिव होंगे। आईएमए की कार्यकारिणी में पिछले 2 बार वाले पदाधिकारी ही निर्वाचित हुए हैं। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में बसों का संचालन नानाखेड़ा बस स्टैंड से ही किए जाने के फैसले पर अमल के लिए शुक्रवार को आरटीओ संतोष मालवी देवास गेट बस स्टैंड पहुंचे। यहां आरटीओ ने बस वालों को चेतावनी दी। कहा, आगे से बसें देवास गेट बस स्टैंड से चलाई तो चालानी कार्रवाई होगी। दोस्तों, हमारा बुलेटिन आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर हाजिर होते हैं इसी समय। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।